गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं मूल विधि भारतीय दंड संहिता या सीआरपीसी। मूल विधि में सीआरपीसी और आईपीसी दोनों होंगे। ये मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 4 होगी। वैसे टोटल हम अब तक 7 सीरीज बना चुके इस पर, लेकिन मॉक टेस्ट की ये 4th होगी। यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न का हमने सब कलेक्शन तैयार किया है, तो स्टार्ट करते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 71। इससे पहले हम 70 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। खैर, दंड प्रक्रिया संहिता मीन्स सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर कौन लेखबद्ध करेगा। इसे कौन लेखबद्ध करता है? देखना, महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी है ना, जो थाने में तैनात की गई है, वो उसकी बयान हल्फी कर सकती है। और ये किस में आता है? यह आ जाएगा 376 में। तो इसका ये पूछा गया कि आईपीसी की कौन सी धारा में है, तो आईपीसी का सेक्शन हो जाएगा 376। 375 के बारे में बताया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जाता है। अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल, जो एंटीसिपेटरी बेल होगी, इसके लिए हम कहाँ पर जमानत ये आवेदन कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा एंटीसिपेटरी के लिए या तो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय। देखना, जो हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट हर राज्य का एक होगा, और जो जिला स्तर पर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट बोलते हैं इसे। तो बी और सी दोनों में किया जा सकता है। आंसर इज डी। एक बार ये देख लेते हैं कि अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए 438 धारा है, ये किसकी? आईपीसी की। तो आईपीसी की जो धारा 438 में बताया गया है, न्यायालय का वह निर्देश है जिसमें किसी व्यक्ति को उसके गिरफ्तार होने के पहले ही जमानत दे दी जाती है, अर्थात आरोपित व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर जमानत होती है, बेल होती है, बेल अगर पहले होगी एंटीसिपेटरी यानी कि अग्रिम जमानत सॉरी, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73। दंड प्रक्रिया संहिता मीन्स सीआरपीसी की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को बोलते हैं एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ये किस में आता है? केवल संज्ञेय अपराधों के लिए। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? जो हमने आईपीसी के भाग 2 में पढ़ा था, और उसमें ये कोग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं, यानी कि अति गंभीर अपराधों के लिए एफआईआर के बारे में ये क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जांच, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पर आधारित हैं, तो इसलिए हम इसे पहले क्लियर कर ले। देखना, जांच क्या होती है और अन्वेषण क्या होता है। जांच और अन्वेषण मीन्स जांच को इंक्वायरी कहेंगे और अन्वेषण को इन्वेस्टिगेशन, है ना। एक लाइन में अगर देखें, अन्वेषण जो होता है इससे तो सबूत इकट्ठा करते हैं, और जांच से ये सबूत के आधारों पर फैसला दिया जाता है, यानी कि कोई डिसीजन दिया जाएगा या कोई जब सुनवाई चल रही होती है। यानी कि जांच जो करते हैं तो न्यायाधीश करेंगे, और अन्वेषण ये पुलिस को सौंप देते हैं काम। खैर, इनमें अंतर देखते हैं। जाँच क्या होती है? जाँच दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 2, जांच का मुख्य उद्देश्य सत्यता का निर्धारण करना है। सत्यता यानी कि जज साहब के सामने जब जाएगी तो सत्य है या असत्य। और अन्वेषण क्या होता है? दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 2H, अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य को इकट्ठा करना, एकत्रित करना है। साक्ष्य जो एविडेंस होंगे, है ना, यानी कि गवाह हुए या उसमें कोई वस्तु हुई, तो साक्ष्य से क्या, ये अन्वेषण में क्या करते हैं? हम सबूत इकट्ठा करते हैं। और जाँच से क्या होते हैं? इसके आधार पर हम कोई न्याय देते हैं उसमें। आगे और क्या अंतर है दोनों में? देखना, पहला बिंदु, जांच का कार्य मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जाता है, जबकि अन्वेषण का कार्य पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जबकि अन्वेषण का कार्य पुलिस या अन्य द्वारा। तो इसमें क्या होता है? जो अन्वेषण करेगा यानी कि इन्वेस्टिगेशन, ये तो पुलिस करती है, और ये जब सबूत सारे इकट्ठा हो जाएंगे या साक्ष्य हो जाएंगे, उस आधार पर फिर जांच की जाएगी, और जांच करने के बाद ही फिर फैसला दिया जाता है कोई। दूसरा बिंदु, जांच का उद्देश्य ऐसी किसी प्रश्न का निर्धारण करना है जो कि मामले के अभिकथित अपराध के संबंध में दोषिता या निर्दोषिता
के निर्धारण से संबंधित है। इसके विपरीत अन्वेषण का उद्देश्य जांच एवं अन्वेषण के प्रयोजनार्थ साक्ष्य संग्रह करना होता है। केवल साक्ष्य कलेक्शन करेंगे, इससे तो हम जो सबूत होंगे वो इकट्ठा करते हैं। नंबर 3 दिया है, जांच में परीक्षणाधीन व्यक्तियों की जांच की अवस्था में शपथ दिलाई जा सकती है, जबकि अन्वेषण की अवस्था में परीक्षणाधीन व्यक्ति की शपथ पर प्रतिज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि वो गीता पर हाथ रखकर या कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, तो ऐसे ये जांच के दौरान ले सकते हैं कि वो सत्य कथन बताएंगे, और लेकिन अन्वेषण के दौरान नहीं। नेक्स्ट देखते हैं इस पर आधारित अब क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C और यानी कि 2C में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है। तो क्या है इसमें 2C में, प्रसंज्ञ अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता है। प्रसंज्ञ कैसे होते हैं, कोग्निजेबल, यानी कि संज्ञ भी कह सकते हैं, संज्ञ अपराध ये होते हैं जो गंभीर नेचर के होंगे, गंभीर है ना, जो गंभीर होंगे, यानी कि जैसे हत्या का होता है मामला या फिर रेप का मामला होता है, देशद्रोह का मामला होता है, ये किस में आ जाएंगे, संज्ञ अपराधों में। संज्ञ अपराध ये है कि इनमें जमानत नहीं दी जाती अग्रिम। 75 क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H में निम्नलिखित में क्या परिभाषित किया गया है। तो 2H में क्या आ जाएगा, अन्वेषण। अन्वेषण आपको बताया था कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है उसमें सबूत या साक्ष्य जुटाती है, वो है ना, साक्ष्य इकट्ठा करती है और वो फिर अदालत के सामने पेश किए जाते हैं और उनकी जांच की जाती है, उसके आधार पर ही न्याय दिया जाता है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन बोलते हैं मुकदमे को, अभियोजन को प्रावधानित किया गया है। तो किस आधार पर चल सकता है मुकदमा, CRPC की धारा 198 के अंतर्गत, 198 के अंतर्गत, ये CRPC की धारा है। नंबर 77, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह है प्रावधानित किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया गया है, यानी कि लिखा गया है, तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, है ना, हस्ताक्षरित यानी कि साइन किया जाएगा या नहीं। ये किस धारा में है, धारा 162 में, जो साक्ष्य लिया गया कि जरूरी नहीं कि हस्ताक्षरित होना चाहिए वो कथन। तो किस में है, CRPC की धारा 162 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आप इस साथ साथ नोट करते रहिए, इनसे आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में सत्य कथन चुनिए, सत्य बताना हमें, ट्रू। तो सत्य कथन देखना, संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है संज्ञेय अपराधों के लिए, आपको बताया था कि भाग 2 में जो बताया गया IPC के। दूसरा, उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है कि किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, ये भी बिल्कुल सही बात है, किसी राज्य का जो सबसे बड़ा न्यायालय होगा हाई कोर्ट उच्च न्यायालय कहलाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, C, उक्त दोनों। नेक्स्ट, अपराधी द्वारा कारित अपराध ना, प्रसंज्ञ का मतलब संज्ञ ना, कोग्निजेबल, या अप्रसंज्ञ नॉन कोग्निजेबल, जमानती है या गैर जमानती, इसका निर्धारण निम्नलिखित में उल्लिखित प्रावधान से होता है। ये प्रावधान कहाँ पर है, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC में लिखा हुआ है, CRPC के अंतर्गत यह आ जाएगा कि संज्ञा अपराध है या संज्ञा अपराध है। 80, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 के अंतर्गत निम्न में कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार हैं यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। देखना 125 में लिखा हुआ है, जैसे बूढ़े माता पिता होते हैं तो उनका भरण पोषण कौन करेगा, ये पुत्र और पुत्री दोनों, ये जिम्मेदारी पुत्र की भी होती है और पुत्री की भी होती है। ये CRPC की कौन सी धारा है, 125। नेक्स्ट देखते हैं 81, एक फरार अपराधी वह होता है जो क्या करता है, जिसके विरुद्ध धारा 82 जो CRPC की धारा दी गई है सेक्शन 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी है, यानी कि उसको गिरफ्तार करना है, वहाँ से मौके से फरार हो जाता है, तो तब उसके विरुद्ध 82 में लिखा हुआ है कि क्या किया जाएगा, क्या केस चलेगा। 82, लोक अभियोजक का मतलब जैसे अभियोजन करने वाले है ना, जो सरकारी होते हैं, लोक का मतलब सरकारी अभियोजक निम्न में किसके अधीन कार्य करता है, तो जिला मजिस्ट्रेट के अधीन करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM, ये B आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमानती अपराध में यदि अभियुक्त द्वारा जमानत पेश की जाती है तो क्या होगा उसमें, जब जमानत पेश हो, थाना प्रभारी
उसे जमानत पर मुक्त कर देगा, यानी कि जमानत दी जाएगी, बेल दी जाएगी, उसको ये फ्री कर देगा, मुक्त कर। थाना प्रभारी कौन होते हैं, और इसको SHO कहते हैं, SHO, स्टेशन हाउसिंग ऑफिसर, इसकी फुल फॉर्म होती है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फैन ऑफ किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंदी को न्यायालय ले जाने व प्रस्तुत करने के लिए हथकड़ी लगाने हेतु किसकी पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है। जैसे हैंडकफ लगती है ना हथकड़ी, तो हथकड़ी यानी कि पुलिस लगा दी कि पहले उनके पास ऑर्डर होते हैं कि तो न्यायालय के ऑर्डर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग लगा सकता है। न्यायालय के आदेश पर ही हथकड़ी लगाई जा सकती है, हैंडकफ। नेक्स्ट 85, संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सज़ा दी जा सकती है ना। अगर संक्षिप्त करना है समरी ट्रायल तो 3 महीने से अधिक की सज़ा नहीं हो सकती, कारावास नहीं हो सकती उसके लिए। नेक्स्ट देखिएगा 86 क्वेश्चन, GD और CD, GD की फुल फॉर्म जनरल ड्यूटी और CD को केस, वो बोलते हैं केस डायरी, के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय की मोहर लगी होती है, यानी कि किसकी तरफ से जारी माना जाएगा इसको, ये पुलिस अधीक्षक, यानी कि जिसको हम बोलते क्या, DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, या फिर CO भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को दिया गया है, यानी कि पुलिस को प्रदत्त है। धारा 151 के अंतर्गत जो CRPC की धारा 151 है, तो पुलिस को ये अधिकार है कि किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए वो गिरफ्तार कर सकता है किसी को। 88, पुलिस न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सज़ा दे सकता है, किससे 7 वर्ष से अधिक नहीं देगा, और 7 वर्ष तक की सज़ा दे सकता है केवल। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 7 वर्ष से अधिक नहीं, और अधिक जो होते हैं वो न्यायाधीश हो जाएंगे। फिर मजिस्ट्रेट को दंडाधिकारी कहते हैं इंग्लिश में, तो दंडाधिकारी को 7 वर्ष तक का कारावास देने का ही अधिकार है। नेक्स्ट, पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा किया जाता है, तो DNA के द्वारा होता है। अनुवांशिकी का है ना निर्धारण DNA की फुल फॉर्म क्या होती है, DNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होती है इसकी। तो इससे हम अनुवांशिकता का, पैतृकता का पता लगाते हैं। 90, अपराध अन्वेषण में DNA टेस्ट क्या सिद्ध करता है, जो DNA हो गया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, DNA। देखना क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसमें। तो क्या सिद्ध करता है, जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान, जो हमारे अनुवांशिक लक्षण कुछ होंगे ये उनको प्रदर्शित करेगा, तो उससे अपराधी की पहचान होती है। DNA टेस्ट होता है उसके लिए, इसकी लैब कलकत्ता में भी बनी हुई है, भोपाल में भी है। नेक्स्ट, पसीना जैविक साक्ष्य है, स्वेट जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है, तो वही DNA जांच के द्वारा। अगर पसीना होता है तो उससे भी हम जांच कर सकते हैं अपराधी की सत्यता के लिए। क्वेश्चन नंबर 92, अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नार्को टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग होता है, ब्रेन मैपिंग जैसे EEG होती है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, यानी कि हमारे मस्तिष्क में जैसे तरंगे चलती रहती है उनकी ग्राफिक्स होती है। और नार्को टेस्ट में क्या, ये एक विशेष अवस्था में ले जाएंगे उसको, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनमें झूठ या सच का पता चलाते हैं। और पॉलीग्राफ क्या होगा, पॉलीग्राफ इसको ग्रीन टेस्ट भी बोलते हैं। नार्को टेस्ट में इसमें ग्रीन लिक्विड कुछ पिया जाता है, यानी कि चेतन मन को हमारे वो शून्य कर देते हैं, अवचेतन मन से बात करते रहते हैं फिर। तो ये सभी हैं तीनों ही ABC, तो आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, कैदी शिनाख्त अधिनियम है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट की धारा 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है ना। तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं फर्स्ट क्लास के होंगे, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट है ना, ये क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स, कैदी शिनाख्त अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य चुनिए। जो वैज्ञानिक साक्ष्य होता है तो क्या, सत्य और निश्चितता, ये वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन है। आगे देखते हैं 95, पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त ए ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्वीकृति यानी कि कन्फेशन, अपना कबूलनामा, जो अपराध किया उसको कबूला गया है, कन्फेशन की। साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार यह
है ना, संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। तो ये धारा कौन सी है इस एक्ट की? धारा 26 के अकॉर्डिंग। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन तैयार किया था, इसमें आप इसे नोट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो अब हमने जो सीआरपीसी या आईपीसी के काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, और इसके बाद हम सूचना के अधिकार पर आधारित या फिर महिला अभिरक्षा, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी अभी तैयार करेंगे। इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन मिलने की संभावना है, नोट करते रहिए आप ये साथ साथ। तो कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।